बुद्धिमान वही है जो दुश्मन की चाल को पहले समझकर उसका काउंटर तैयार करे। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जब जब बेचैनी होती है या सरकार के खिलाफ विद्रोह के हालात बनते हैं तो वहां की सेना ध्यान भटकाने के लिए युद्ध के मोर्चे खोलने की कोशिश करती है। इस बार भी बड़ी साजिश की तैयारी थी। फर्क इतना था कि पाकिस्तान ने बॉर्डर बदल दिया। हालांकि भारत ने उसके इरादों को भापा और उसी अंदाज में मैसेज भी दिया। विजयदशमी के मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी, वो जबरदस्त थी। दरअसल राजनाथ सिंह की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर गुजरात बॉर्डर पर कोई हरकत हुई तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान को लेकर भारत ने क्या तैयारियां की, रक्षा मंत्री की शस्त्र पूजा का संदेश क्या है, इस पेशी के जरिए आपको समझना चाहिए। क्या पाकिस्तान ने इस बार साजिश का नया बॉर्डर तलाश लिया है? गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तान की हलचल क्यों बढ़ गई है? गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तान ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बढ़ाया? विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरक्रीक के पास भुज में मिलिट्री बेस पर पहुंचे। उन शस्त्रों की पूजा की जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई। हाथ में L-70 एयर डिफेंस गन ली, वही गन जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स को मिट्टी में मिला दिया था। राजनाथ सिंह ने इसी एयर गन को माथे पर लगाया, जवानों का जोश बढ़ाया, तिलक लगाया और फिर गुजरात के बॉर्डर से पाकिस्तान को साफ संदेश दिया। सीधा सीधा कह दिया कि अगर पश्चिमी बॉर्डर पर गड़बड़ी की तो पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, पाकिस्तान को यह धमकी ऐसे वक्त दी गई जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने इसे खत्म नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ सरक्रीक सेक्टर को लेकर सीमा विवाद पर दोनों मुल्क आमने सामने आते रहे हैं और इसका इतिहास सालों साल पुराना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी सरक्रीक में सीमा को लेकर विवाद खड़ा किया जाता रहा है। भारत ने कई बार बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं। हालांकि इस बार नहीं माना तो फिर कराची दूर नहीं। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। दरअसल जिस सेक्टर की बात की जा रही है वो सरक्रीक भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली एक 96 किलोमीटर लंबी पानी की पट्टी है। ये कच्छ की खाड़ी से अरब सागर में जाकर मिलती है। इसके एक तरफ गुजरात का कच्छ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रांत। चूंकि पूरा इलाका दलदल से भरा है, इसीलिए यहाँ बॉर्डर पर गश्त लगाना और नजर रखना मुश्किल हो जाता है। बॉर्डर की सिक्योरिटी चुनौतियों से भरी है, लेकिन दूसरी तरफ अब पाकिस्तान ने यहाँ सैन्य जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसीलिए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग दी और हिंद की सेना के शौर्य को सलाम किया। आपकी रणनीति, आपका साहस और आपकी क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि भारत हर परिस्थिति में दुश्मन को मात देने में पूरी तरह से सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका साहस, आप सबका शौर्य इसी प्रकार भारत की प्रभुता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता ही रहेगा। अब बात सरक्रीक की निकली है तो इसके विवाद को भी समझना चाहिए। विवाद सालों साल पुराना है, लेकिन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में जब झड़पें हुई तो इससे सरक्रीक सीमा विवाद बढ़ गया। 1968 में कच्छ का सीमा विवाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को भेजा गया। ट्रिब्यूनल ने कच्छ का बड़ा हिस्सा भारत को दे दिया, लेकिन सरक्रीक पर फैसला नहीं हुआ। 1990 के दशक से 2000 के दौरान दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। एक ज्वाइंट सर्वे भी हुआ, पर सरक्रीक सीमा विवाद का हल नहीं निकल सका। पाकिस्तान ने लेह से लेकर सरक्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने
अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बात चाहे सरक्रीक सीमा की हो या फिर किसी और बॉर्डर की, देखने में तो यही लगता है कि पाकिस्तान भी अपने उस्ताद चीन की तरह बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कॉपी कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये नया भारत है, बॉर्डर पर मारता भी ज्यादा है और घसीटता भी। पाकिस्तान बार बार चीन की धौंस दिखाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पास मौजूद चीन के हथियारों का क्या हुआ, ये सारी दुनिया ने देखा था। दूसरी तरफ भारत अपने हथियारों में इजाफा करने की तैयारियों में जुटा है और इसमें भारत का साथ उसका पुराना दोस्त रूस दे सकता है। खबर है कि दिसंबर के महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा होगी और यह दौरा ऐसे वक्त पर होने वाला है जब रूस यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका ने भारत को टारगेट किया। अमेरिका बार बार कहता रहा कि भारत रूस का तेल खरीदकर जंग को हवा दे रहा, लेकिन पुतिन के भारत दौरे को लेकर रक्षा क्षेत्र के कई बड़ी डील हो सकती है। भारत के इस दौरे से पहले बता दें, पुतिन और भारत के बीच सुखोई 57 फाइटर जेट के साथ डील आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस ने इसके लिए 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है और यह वादा किया है कि बाद में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों का भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन भी होगा। इसके अलावा भारत रूस से और ज्यादा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाहता है। वहीं उसे अगली पीढ़ी के S-500 डिफेंस सिस्टम के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव है। इसके अलावा नौसेना के लिए मिसाइल सिस्टम और दूसरे उपकरण भी दूसरे देशों के बातचीत के एजेंडे में शामिल है। ये कुछ ऐसी डील है जिन्हें मंजूरी मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में भी नई छटपटाहट दिखाई पड़ सकती है। हम आपको बता दें कि इस साल अगस्त से अब तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 3 बार फोन पर बातचीत हुई है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में दोनों नेताओं ने आमने सामने भी मुलाकात की है और उसके बाद अमेरिकी टैरिफ पर पुतिन कह चुके थे कि भारत दबाव मानने वालों में से नहीं। 2 दिन पहले यही बात भारत में रूसी राजनयिक ने एक बार फिर दोहराई थी। Let's proceed from the simple understanding. So you cannot build strategic partnership without trust and mutual respect. It is something which we do together with India while promoting and developing our cooperation based on our national interests. So as of now, as Minister Lavrov used to say quite recently, that India would self decide about her partners. यूपी के संभल में आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जो सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। इस दौरान तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल को 4 बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। हालांकि कार्रवाई तो अवैध मस्जिद पर भी होनी थी, लेकिन मस्जिद से जुड़े लोगों ने प्रशासन में 4 दिन का समय मांगा और प्रशासन ने मोहलत दे भी दी। हालांकि जैसे ही मस्जिद कमेटी को मोहलत मिली, वैसे ही मस्जिद में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू हो गया। इस एक्शन के दौरान संभल में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी देखने को मिली। संभल में अतिक्रमण पर बुलडोजर का आक्रमण। अवैध निर्माण के विरुद्ध पीले पंजे ने छेड़ा युद्ध। सुरक्षा का इंतजाम तगड़ा, चप्पे चप्पे पर पुलिस का जमावड़ा। विजयादशमी के मौके पर संभल में अवैध अतिक्रमण का रावण ढेर कर दिया गया। बुलडोजर से प्रहार कर राय बुजुर्ग गांव में अवैध तरीके से बने जनता मैरिज हॉल को मिट्टी में मिला दिया गया। इस वक्त हम उसी जो बारात घर है, यानी जो जनता मैरिज हॉल है, वहाँ पे मौजूद है। आप देखिए कि यहाँ पर अब मलबा हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक विशाल करीब 2300 वर्ग मीटर में एक जनता मैरिज हॉल बनाया गया था और तो आज प्रशासन ने इसको जो है सुबह इस पर कार्रवाई
की शुरुआत की और करीब तो 2300 वर्ग मीटर में पूरा ये जनता मैरिज हॉल था उसको डिमोलिश कर दिया। करीब 3 जेसीबी यहाँ पर लगी थी जिसने लगातार कम से कम 2 से ढाई घंटे तक लगातार इस पर एक्शन किया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा जो यहाँ जनता मैरिज हॉल था अब वो यहाँ पर जमींदोज हो गया है। यहाँ पे लोग मलबा हटा रहे हैं। दरअसल इस गांव में अवैध तरीके से तालाब की जमीन को पाटकर एक मस्जिद और एक मैरिज हॉल का निर्माण किया गया था। इसे लेकर तहसीलदार कोर्ट ने नोटिस जारी की। राजस्व विभाग की टीम ने 1 महीने पहले दौरा किया और इसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराने को लेकर नोटिस दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। कार्रवाई वर्तमान में शुरू हो चुकी है। जनपद संभल के थाना असमोली के गांव राय बुजुर्ग के अंदर आज से कई महीनों पूर्व ये यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाए गए थे। उन इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। 30 दिन का समय पूर्ण होने के बावजूद इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है, प्रशासन के द्वारा स्वयं इसको तोड़वाया जा रहा है और ये कंस्ट्रक्शन है तोड़ने के लिए इनको काफ़ी समय दिया गया। उसके बावजूद इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा और ना ही इनके द्वारा कोई अपील की गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इसको तोड़ा जा रहा है। एसडीएम विकास चंद्र के मुताबिक गाटा संख्या 691 सरकारी तालाब के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि गाटा संख्या 459 जो कि खाद के गड्ढे के नाम पर दर्ज है, लेकिन 691 पर मैरिज हॉल जबकि 459 पर मस्जिद बनी। 2 सितंबर को दोनों की बेदखली का आदेश दिया गया था। मिंजार नाम के शख्स ने इस पर आपत्ति दाखिल की थी, लेकिन दस्तावेज नहीं दिखा सके। सरकारी नंबर हैं 2 691 और 459। 691 तालाब के नाम से दर्ज है और 459 खाद के गड्ढे के नाम से दर्ज है। दोनों घाटों में अवैध रूप से एक में बारात घर और एक में मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिस क्रम में तहसीलदार न्यायालय द्वारा उनको 6ठे महीने में नोटिस जारी की गई और आदेश पारित किया गया पक्षों को सुनने के उपरांत 2/9/25 को, और उसी आदेश के कंप्लायंस में आज टीम द्वारा बेदखली की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। हालांकि बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई थानों के फोर्स के साथ पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती की गई। चप्पे चप्पे की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। पुलिस के जवान फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए। देखिए पूरे लाव लश्कर के साथ जो यहाँ के थाना प्रभारी राजीव मलिक हैं वो निकले हुए हैं और लगातार जो है चप्पे चप्पे की जो है निगरानी की जा रही है, ताकि जो है सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था जो है वो बिगड़े न। और ये लगातार एक संदेश देने की कोशिश है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर जो है तमाम स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। जनता मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन के बाद अवैध मस्जिद पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन मस्जिद से जुड़े लोगों ने प्रशासन से 4 दिन का समय मांगा और खुद ही अवैध ढांचे को गिराने का वादा किया। आज इस बारात घर को, मैरिज हॉल को आज हटाया जा रहा है और मस्जिद में उनके द्वारा समय मांगा गया है कि हम स्वतः उसको हटा लेंगे, तो 4 दिन का समय उनको दिया गया। हालांकि जैसे ही प्रशासन से 4 दिन की मोहलत मिली, कमेटी ने मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने का काम खुद ही शुरू कर दिया। जो गांव के लोग हैं उन्होंने जो समय मांगा था उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं और जो दीवार है, बाहरी दीवार है मस्जिद की, उसको गिराया जा रहा है। करीब 10 से 15 साल पुरानी ये मस्जिद है जो खाद के गड्ढे पर इसको बनाया गया था। क्या नाम भाई आपका? भाई साहब मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, आप कमेटी के लोग हैं, गांव के हैं? कमेटी के हम तो आप लोग बाहर का रहने वाला हूँ। मैं बाहर का हूँ। अच्छा, तो आप कमेटी ने कहा है इसको गिराने के लिए? जी। अच्छा, तो कितने लोग आप लोग यहाँ पे आए है? 6-7 जने। 6-7 लोग। तो आप लोग इसको कब तक गिरा लेंगे? अब और भी लोग आएंगे। अब तो ऐसा लोग काम शुरू कराए जी। अब ऐसा शाम तक गिर जाए। शाम तक गिर जाएगा। तो कमेटी मतलब शाम तक जितना भी गिरेगा इतना गिराएंगे। 4 दिन का समय है। 4 दिन का समय जी। प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि जहां जहां अवैध निर्माण होगा वहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। यही वजह है कि एक तरफ तो सालों पुराने अवैध मैरिज हॉल को मिट्टी में मिलाया गया, तो वहीं मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने का काम अभी जारी है। और अब कचहरी में अगली पेशी इस स्मार्टफोन की है। वो स्मार्टफोन जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। स्मार्टफोन और उसके इस्तेमाल से जुड़ी आज ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज के समय ये स्मार्टफोन हर बच्चे के हाथ में। सोशल मीडिया चलाना हो, स्कूल से मिला होमवर्क करना हो या बच्चों को कोई और काम करना, कुछ पढ़ना लिखना हो, आजकल सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल आपके बच्चे की सेहत पर असर डाल रहा है, तो यकीन मानिए गलत नहीं है। और इस चिंता को देखते हुए जापान के एक शहर ने बहुत बड़ा कदम उठाया। यहां सरकार ने स्क्रीन टाइम कम करने के लिए बाकायदा कानून बनाया। इस कानून के तहत काम और पढ़ाई से अलग मोबाइल स्क्रीन देखने का समय रोजाना सिर्फ 2 घंटे तय किया गया है।
रिपोर्ट्स की माने तो जापान के आइची प्रांत में टोक्यो शहर की स्थानीय असेंबली ने 30 सितंबर को एक अध्यादेश पारित किया और इसका मकसद था कि मोबाइल फोन पर स्क्रीन टाइम कम किया जाए। साथ ही इसके जरिए परिवारों के बीच बातचीत बढ़ाने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट की माने तो प्रशासन ने छोटे बच्चों से रात 9 बजे, जबकि जूनियर हाई स्कूल और 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों से रात 10 बजे के बाद मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाने की अपील की है। हालांकि इसका उल्लंघन करने पर किसी तरह का जुर्माना या सजा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐतिहासिक कदम है। हालांकि जापान पहला शहर नहीं है या पहला देश नहीं है जहां पर यह किया गया है उस एक शहर में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल संसद ने पारित किया था और इसका मकसद था कि स्मार्टफोन पर बच्चे ज्यादा समय ना बिताएं। ऐसा बिल पारित करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना था। अब अगर बात भारत की जाए तो रिसर्च फर्म रेडियसर के मुताबिक इंडियन यूजर हर दिन 7.5 घंटे अपने स्मार्टफोन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। इनमें से ज्यादातर टाइम जो है वो इंस्टाग्राम पर रील देखना, ट्विटर पर खबरें पढ़ना, फेसबुक पर वीडियोस देखते रहना, यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहना। अमेरिकी यूजर्स का औसतन स्क्रीन टाइम 7.1 घंटे, चाइनीज का 5.3 घंटे। इन आंकड़ों में बच्चे, हम और आपके लोग भी शामिल हैं। लेकिन सवाल यह कि आंकड़ा डराने वाला क्यों? क्योंकि अगर हम 73 घंटे फोन पर बिताते हैं तो आप खुद सोचिए कि हम आसपास मौजूद लोगों से कितना रूबरू होते होंगे। शायद यही वजह है कि आज हमें नहीं पता होता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है वो स्मार्टफोन के जरिए हम जान लेते हैं। जानकारों का यह कहना है कि ये चिंताजनक है। जैसे जानकार कई और बातें भी कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। कुछ देशों में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है बच्चों में, क्योंकि इसके कई कारण हैं। एक तो साइबर सेफ्टी, खासतौर पे बच्चों के लिए उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह के हरासमेंट से उनको बचाने के लिए, या कई बार किस तरह का इनअप्रोप्रिएट कंटेंट बच्चों तक पहुंच रहा है जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। और अदरवाइज अगर हम बात करें तो ओवरऑल बच्चों की वेलबींग के लिए, मतलब वेलबींग की बात करते हैं तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ उनकी ठीक तरह से डेवलप हो, इसके लिए इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस कई देशों में लगाई गई है। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO, इन्होंने जो है ख़ास तौर पे इसको प्रेफर किया है कि जो बच्चे हैं उनको स्क्रीन टाइम पे कम से कम समय वो बिताएं, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इससे जो है उनका बाकी का जो खुद का हेल्थ जो डेवलपमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे बेड पे सही टाइम पे जाना, या जो है खाना जो है समय पे खाना, और अपने हर तरीके के हेल्थ डेवलपमेंट्स के रिलेटेड भी जो है अपना पूरा वो ध्यान रख सकें। अब अभी भी आपको लग रहा है कि ये सब हवाबाजी वाली खबरें हैं, सुन लिया एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो आपको दिल्ली की खबर देखनी चाहिए, जिसके बाद शायद आपकी आंखें स्मार्टफोन को लेकर खुल जाए। दिल्ली में 15 साल का बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा था। उसे मोबाइल की लत लगी थी और इस लत ने उसकी जान ले ली। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लालबाग इलाके में इस बच्चे ने केवल इसलिए अपनी जिंदगी गंवा दी क्योंकि उसकी छोटी बहन से मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर झगड़ा था। इस झगड़े के बाद बच्चे ने फांसी लगा ली। माँ बाप अस्पताल ले गए, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। पड़ोसियों से बातचीत हुई, क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए। हम बच्चे को जागरूक करना चाहिए। ये मोबाइल, ये फ्री फायर भैया और गेम जो है बहुत खराब कर दिया बच्चे को। भारत का बच्चा बिगड़ गया ये मोबाइल से। भाई बहन देख रहा था मोबाइल, तो उसमें भाई बहन मांगा, भाई मांगा तो मोबाइल दे दो। मोबाइल के चक्कर में बच्चा ने जान हत्या हो। तो गलतियां गुनाह कब बन जाए पता नहीं चलता। वैसे गुनाह जब भी होते हैं तो बख्शे नहीं जाते, गुनाहों की सजा मिलती है, और सजा दिल्ली वाले बाबा को भी मिलेगी, जिसकी नई नई करतूत जो है वो लगातार निकल कर आ रही है। आज बाबा की लेडी ब्रिगेड पर पुलिस का शिकंजा कसा। बाबा की 3 राजदार महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। इसी बीच आज बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही सामने आई। पहली बार ऑन कैमरा पीड़िता के दोस्त ने बाबा के राज खोले। खुलासा यह हुआ कि बाबा ने आश्रम लेविश रूम तक बनवाए थे। जिन लड़कियों पर बाबा की गंदी नजर होती थी उन्हें ये स्पेशल कमरे मिलते थे। बाबा के लेविश रूम में क्या क्या होता था, बाबा के पास यूएई और दुबई से कैसे डेलीगेशन आते थे, कचहरी में बाबा के इन्हीं अनसुने गुनाहों की आज हम पेशी लगाते हैं। बाबा लड़कियों को लेविश रूम क्यों देता था? भी स्टूडेंट को ये हाईलाइट करते थे, उनके लिए एक सेपरेट रूम हुआ करता था। सीक्रेट प्रिंटिंग रूम में बाबा क्या करता था? और दुबई के काफी सारे लोग डेलीगेट्स वो आते रहते थे यहाँ पे। बाबा का लीडर वाला ट्रैप क्या था?
हैरेसमेंट का है या सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके या अपने आप को संतुष्ट करने के लिए सारी चीजें करना था। दुबई में बाबा क्या डील करता था? बाबा के लैविश लुक पर एक्सक्लूसिव गवाही कि उस कॉलेज में सेकंड फ्लोर पे खुद की एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। यौन शोषण के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंची स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के गुनाहों का आज नया पिटारा खुला। जो लड़का बाबा के आश्रम में पढ़ा, जो लड़का पीड़िता का दोस्त है, उसने पहली बार एनडीटीवी के कैमरे पर विस्फोटक खुलासे किए। बाबा हॉस्टल में कैसे लड़कियों का चुनाव करता था और उन्हें फंसाता था, सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। भी स्टूडेंट को ये हाईलाइट करते थे, उनके लिए एक सेपरेट रूम हुआ करता था। हालांकि और किसी के लिए नहीं, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट थे उनके लिए नॉर्मल रूम होता था, बट वो जिस भी लड़की को प्रेफरेंस देते थे उनके लिए एक सेपरेट रूम होता था, उसके साथ अटैच वॉशरूम होता था, एक लैंडलाइन नंबर हुआ करता था। रही बात पर्सनल फोन की, पर्सनल फोन जानबूझ के लिए जाते तो उसका रीजन ये था कि वो अपनी, जैसे कुछ स्टूडेंट है जो अपनी फैमिली को हर एक चीज बताती थी, सो उनको जो है इस चीज से डराया जाता था कि आपको अपने फैमिली से, अपने दोस्त यारों से टच में नहीं रहना है। तो उनका पर्सनल फोन को डिपॉजिट कर लिया जाता था। स्वामी जी ब्लैकबेरी या फिर एप्पल, इस तरह के फोन जो है उनको नए खरीद के देते थे, सो दैट वो उस फोन पे सारा एक्सेस उनके पास रहे। बदनाम बाबा पर पुलिस जो खुलासे कर रही है, उसकी हर अपडेट एनडीटीवी सबसे पहले आपको दे रहा है। चंद घंटे पहले बाबा का कनेक्शन दुबई के शेख से जुड़ा था। पुलिस को शक है कि बाबा के तार इंटरनेशनल सेक्स रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। पीड़िता का दोस्त बाबा के इस काले गुनाह के बारे में क्या जानता है, अब ये जानने की बारी थी। क्या लगता है आपको, कोई दुबई में कोई इंटरनेशनल सेक्स रैकेट बाबा चला रहा था? दुबई के काफी सारे लोग, डेलीगेट्स, वो आते रहते थे यहाँ पे। सो ये सारी चीजें जो अभी पता लग रही है वो स्वामी जी अफकोर्स करते होंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, इनके दुबई के साथ कनेक्शन काफी अच्छे रहे हैं, जो भी लोग इनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं। तो दुबई का शुरुआत से मैं पिछले 10-12 साल से मैं नाम सुन रहा हूँ, दुबई दुबई दुबई। सो हो सकता है इनका ये सब चीजें, ऐसा कुछ इनका प्लान हो या ऐसा कुछ करते भी। अब सवाल था कि बाबा कब से लड़कियों को दुबई भेज रहा था और अब तक कितनी लड़कियों को जाल में फंसाकर यूएई और दुबई भेज चुका है। इस पर पीड़िता के दोस्त ने बाबा का ऐसा किस्सा सुनाया जो बेहद चौंकाने वाला था। को दुबई कनेक्शन ही क्या है पूरा? उनका कुछ ऐसा कनेक्शन दुबई से और यूएई से रहा है शुरुआत से, क्योंकि जब भी आपने सुना होगा तो हमेशा दुबई की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो दुबई में थे, जिसके चलते हर एक स्टूडेंट को या फीमेल स्टूडेंट को हमेशा ये बोला जाता था कि आपको दुबई में इंटर्नशिप होगी, आपकी दुबई में जॉब लगाई जाएगी। तो इस तरह की शुरुआत से उनका पैटर्न चल रहा, शायद उनके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से उनको दुबई हमेशा बच्चों के बोला जाता था कि आपको दुबई भेजेंगे, दुबई भेजेंगे। सो जो भी चीजें निकल के आ रही, जो चीजें हैं, वो शुरुआत में हमारे बैच में भी बोला गया है, उसके पहले भी बैच जो आया तो उनको भी दुबई लेके गए हुए थे। लड़कियों को ब्रांडेड गिफ्ट देना, फॉरेन टूर पर भेजना, बाबा के ये कारनामे सब जानते हैं, लेकिन बाबा इन कारनामों को अंजाम कैसे देता था, बाबा का लीडर बनाने वाला फॉर्मूला क्या था, ये पहली बार आपको पता चलेगा। में अगर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ड्यूएट कॉलेज है तो उसमें दोनों को बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बट वहां उनके साथ क्या होता था, फीमेल्स को प्रेफरेंस देना, लालच देना, उनको लुभावनी चीजें देना, सो दैट वो उनके कहने पे आए। तो उनके कारनामे पहले सुने हुए थे, मैंने आस पड़ोस से भी मैंने सुने हुए थे, जो लोग वहां पे काफी टाइम से रह रहे थे। तो फीमेल, मेरी बात तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है, चाहे वो मेरे बैच के हों या जूनियर हों, उनके साथ कुछ ना गतिविधियां ऐसी होती रहती थी। उनको किसी भी तरीके से उनको इनवाइट करना, उनको प्रेफरेंस देना, क्लास का लीडर बना देना, या फिर उनको एक अथॉरिटी दे देना कि आप क्लास में चाहो तो नाम ज्वाइन करो। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती जो फीमेल्स पे बेसिकली दी जाती थी। 1 अक्टूबर को पुलिस ने बाबा के सीक्रेट रूम को खंगाला। सेक्स टॉय से लेकर दुनिया के कई बड़े लीडर्स के साथ बाबा के फेक फोटो मिले। पीड़िता के दोस्त और कॉलेज के पूर्व छात्र ने इस पर एक नई बात कह दी। बाबा के रूम में सेक्स टॉय मिला है, आपको शायद मालूम चल भी गया होगा। तो इस तरह की चीजें बाबा रखता था अपने रूम में। मैंने आपको बोला ना कि ये बाबा का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ हैरेसमेंट का है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके, या अपने आप को संतुष्ट करने के लिए सारी चीजें कर रहा था। जो जिस चीज में उसको संतुष्टि मिलती थी वो सारी चीजें उसके पास बरामद हो गई। अभी हो सकता है इससे ज्यादा भी कुछ चीजें और भी उसके पास रूम में अवेलेबल हो सकती हैं, अगर उस पर छानबीन की जाए तो।